फ्रेंड्स, आज हम विभव मापी अर्थात पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, विभव मापी होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसकी संरचना क्या है, तो इस पूरे विभव मापी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले नाम है इसका विभव मापी। नाम से हमें समझ में आ रहा है विभव मापने वाला। किसका विभव मापने वाला? तो ये विभव मापी के द्वारा हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ये सेल है कितने वोल्ट का? आपको मालूम होगा कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर के द्वारा जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो उस सेल का विद्युत वाहक बल उसके वास्तविक मान से सदैव कुछ कम आता है। वोल्ट मीटर के द्वारा किसी सेल का हम वास्तविक विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध अवश्य होता है और विद्युत वाहक बल नापते समय वोल्ट मीटर से सदैव कुछ धारा प्रवाहित होगी। उस धारा के कारण वह धारा जब सेल के अंदर से प्रवाहित होगी तो उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ विभवांतर सेल के अंदर गिर जाएगा, जिसके कारण उस सेल का हमें वास्तविक विद्युत वाहक बल प्राप्त नहीं होता है। अर्थात यदि सही हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है वोल्ट मीटर के द्वारा, तो वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध नहीं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होना चाहिए, अर्थात अनंत होना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल भी धारा प्रवाहित ना हो। किंतु अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर का बनाया जाना असंभव है। हम प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं लेकिन अनंत नहीं कर सकते। तो इसी कारण वोल्ट मीटर के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल जब हम ज्ञात करते हैं तो उस स्थिति में हमारा परिपथ बंद होता है। लेकिन विभव मापी के द्वारा जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं तो यह विभव मापी बिना धारा लिए नापता है उस सेल का विद्युत वाहक बल। जब बिना धारा लिए नापेगा तो उस स्थिति में हमारा परिपथ खुला होता है, अर्थात ओपन सर्किट होता है। और उस स्थिति में जबकि परिपथ खुला हो तब उस सेल का विद्युत वाहक बल उस सेल के सिरों के विभवांतर के बराबर होता है। यही हमारा विभव मापी का सिद्धांत है। तो विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल किस स्थिति में मापता है? खुले परिपथ की स्थिति में, अर्थात जबकि उस सेल से कोई धारा ना प्रवाहित हो रही हो। तो विभव मापी का यूज क्या है? तो पहला यूज है कि यदि हमें किसी सेल का बिल्कुल यथार्थ विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तब हम विभव मापी का प्रयोग करते हैं, अथवा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए भी हम विभव मापी का प्रयोग करते हैं। तो अर्थात किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यथार्थ उपकरण विभव मापी है। तो विभव मापी के द्वारा हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। क्लियर है? तो इसकी संरचना क्या है? तो देखिए, इसकी संरचना के लिए इसमें एक प्रतिरोध तार AB होता है, प्रतिरोध तार AB एक समान व्यास का, एक समान व्यास अर्थात समान मोटाई का एक प्रतिरोध तार AB होगा। यह प्रतिरोध तार
कॉन्स्टेंटन अथवा मैग्नीन धातु का बना होता है। इस प्रतिरोध के ए सिरे ए को एक बैटरी, ये बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ दिया जाएगा तथा B सिरे को एक धारा नियंत्रक रिहोस्टेट धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये विभव मापी की संरचना है। इस धारा नियंत्रक का यूज क्या है कि इस धारा नियंत्रक के द्वारा हम इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, मान लीजिए ये एक सेल है E, हमें इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। तब इस सेल के धन ध्रुव को बैटरी के ए सिरे से जोड़ दिया जाएगा तथा ऋण ध्रुव को एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर धारा मापी के द्वारा जॉकी जे से जोड़ दिया जाता है। जॉकी जे से जोड़ दिया जाएगा, जो कि इस तार AB पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श कराई जा सकती है। तो जॉकी के द्वारा हम इस तार को A से B के बीच में कहीं भी जोड़ सकते हैं। इस जॉकी को हम इस तार AB पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इस जॉकी को तार के मान लिया बिंदु J1 पर स्पर्श कराया, और जब J1 पर स्पर्श कराएंगे तब हमने कहा इस A और J1 के बीच का विभवांतर, J1 के बीच का विभवांतर इस सेल E के विद्युत वाहक बल से कम है, इसके विद्युत वाहक बल से कम है। तब देखिएगा यहाँ से इस सेल की धारा आ रही है, चूंकि जब हम A से B की ओर जाएंगे तो इसका विभव लगातार गिरता जाएगा, अर्थात A का विभवांतर J1 से ज़्यादा होगा। तो A से एक धारा इस सेल की ओर भी आएगी, चूंकि A J1 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, अर्थात इस सेल का विद्युत वाहक बल इस A और J1 के बीच के विभवांतर से ज़्यादा है, तो इस सेल की धारा की प्रधानता होगी। जब इस सेल की धारा की प्रधानता होगी तो ये सेल धारा देगा, और जब सेल ये धारा देगा यानी कि इसकी नहीं आएगी, इस सेल की धारा इधर प्रवाहित होगी, क्योंकि इसकी प्रधानता है। जब इधर से धारा बहेगी और धारा इधर से इधर और फिर J1 मार्ग से इधर होते हुए इस धारा मापी में धारा बहेगी। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है और इसमें सुई हो गई इधर की तरफ, तब तो हमने इस जॉकी J को ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराया कि A और J1 के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, तो सेल की धारा की प्रधानता होगी। इस स्थिति में इस धारा मापी में धारा A मार्ग से प्रवाहित होगी, अतः धारा मापी की सुई एक ओर विक्षेपित हो जाएगी। अब इस जॉकी J1 को ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराएं, हम इस तार AB के ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं कि A और J2 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है, अर्थात A और J2 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है। उस स्थिति में चूंकि ये विद्युत विभवांतर ज़्यादा है, यहाँ धारा मापी यहाँ पर हम धारा मापी को इधर बना लेते हैं। धारा मापी की सुई इस ओर विक्षेपित हो गई,
अब ए और J2 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है तो इस बैटरी की धारा की प्रधानता होगी। इस स्थिति में इस सेल में धारा AE-J2 मार्ग से AE-J2A मार्ग से इस सेल में प्रवाहित होगी। इस स्थिति में इस धारा मापी की सुई पहले यदि इधर विक्षेपित हो रही थी सुई तो अब इधर विक्षेपित होगी। अतः इस स्थिति में धारा मापी की सुई पहले से विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस J1 और J2 के बीच में एक बिंदु J एक ऐसा अवश्य होगा जहां पर स्पर्श कराने पर इस धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा। अर्थात उस स्थिति में इस A और J के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो बस A और J के बीच का विभवांतर निकाल दें। मान लिया A और J की लंबाई कितनी है L। चूंकि जब हम इस जॉकी को तार के बिंदु J पर स्पर्श करा रहे हैं तो इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। अर्थात इस स्थिति में AJ का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब हमने ये मान लिया कि माना तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। तब 1 सेंटीमीटर तार के सिरों का विभवांतर बराबर धारा I इंटू 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध। I और 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध हमने मान लिया रो, और इसको हम कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर के सिरों का विभवांतर के जैसे कहते हैं विभव प्रवणता। 1 सेंटीमीटर तार के सिरों का विभवांतर विभव प्रवणता। तो हमें 1 सेंटीमीटर का विभवांतर मालूम है। अतः AJ का विभवांतर सही है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहां पर कि यदि AJ की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो AJ का विभवांतर V बराबर 1 सेंटीमीटर का विभवांतर K, तो L सेंटीमीटर का विभवांतर V बराबर KL, और AJ का जो विभवांतर होगा वह विभवांतर ही इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो देखिए यह विभवांतर ही सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा। इसीलिए E बराबर KL। तो इस प्रकार से हम केवल इस विभव मापी के तार AB पर जॉकी के ऐसे बिंदु J पर स्पर्श कराते हैं जहां पर स्पर्श कराने पर इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। उस स्थिति में इस AJ की लंबाई A और J की लंबाई को माप लेंगे और इसमें फॉर्मूला में लगा देंगे E बराबर KL। तब हमें इस सेल का बिल्कुल यथार्थ विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा विभव मापी का उपयोग क्या है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल का अनुपात क्या है। देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर हमने एक बैटरी ली B1, यहाँ पर धारा नियंत्रक जो कि संरचना है हमारी, यहाँ पर कुंजी लगा दी। इसके बाद
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि विभवमापी में तार की लंबाई जितनी अधिक होती है, विभवमापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होती है। तो लंबाई ज़्यादा करने के लिए यदि हम लंबाई सीधा तार ले लें तो उसकी संरचना, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा विभवमापी का। इस तार को हम करते क्या हैं, यहाँ पर एक लकड़ी के बोर्ड पर ये तांबे की पत्तियाँ लगी हुई हैं। अब जैसे यहाँ पर 0, 100 सेंटीमीटर, 200, 300, 400, और यहाँ पर एक पत्ती लगा दी है 500। तो इस तरह से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यहाँ पर मीटर पैमाना लगा हुआ। तो यहाँ पर हमने इसको तांबे की पत्तियों में यहाँ पर 1-1 मीटर के तार के टुकड़े कस दिए, जिससे कि ये छोटे स्थान में ही अधिक तार की लंबाई आ जाए। अब हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, जिन सेलों के ये ए और ये है हमारा पॉइंट बी, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, उनके धन ध्रुवों को हम बिंदु ए से जोड़ेंगे। मान लीजिए इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, इसका विद्युत वाहक बल है E2। यहाँ पर 1, 2, 3 गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। यहाँ पर हम 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं। 2 वे स्विच, सबसे पहले हम इस स्विच को एक से जोड़ेंगे। जब एक से जोड़ेंगे, इस स्थिति में सेल E2 का कोई कार्य नहीं होगा, और फिर हम इस धारा मापी के द्वारा जॉकी को ऐसे बिंदु पर स्पर्श कराते हैं जहां पर स्पर्श कराने पर इस धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो। तब इस स्थिति में हम इस तार की लंबाई को पढ़ लेते हैं, और तब इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर KL1, समीकरण नंबर 1। अब हम इस स्विच को नंबर 3 को दूसरे सेल से जोड़ते हैं, और फिर हम एक नई स्थिति ज्ञात करते हैं, जिसमें कि इस तार को जोड़ने पर, जॉकी को स्पर्श कराने पर, फिर इस धारा मापी में विक्षेप 0 आए। फिर हम इस ए से और J2 तक की लंबाई को पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये लंबाई L2 है, तब इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर KL2, समीकरण नंबर 2। इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप डिवाइड कर दें तो E1/E2 बराबर L1/L2। तो यदि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की आपको तुलना करनी है, तो उन दोनों सेलों के द्वारा से आप उनकी शून्य विक्षेप की स्थितियां ज्ञात कर लें कि कितनी कितनी लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति आ रही है, और उन लंबाइयों का जो अनुपात होता है वही उन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, अब विभवमापी के द्वारा हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, ये तो विभवमापी की संरचना है पूरी। यहाँ पर एक सेल है, इस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके समांतर क्रम में हमने एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया, और यहाँ पर है कुंजी K2। सबसे पहले हमने कुंजी K2 को तो ओपन रखा, कुंजी K1 को बंद किया। उस स्थिति में इस प्रतिरोध बॉक्स का कोई कार्य नहीं होगा। और अब हम इस धारा मापी के द्वारा इस जॉकी को ऐसे बिंदु पर स्पर्श कराते हैं जिससे कि इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात ये धारा मापी शून्य विक्षेप की स्थिति में हो।
इस स्थिति में इस ए और J1 के, मान लीजिए J1 ले लिया, इस ए और J1 के बीच की जो लंबाई होगी वह इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगी, क्योंकि इस स्थिति में सेल खुले परिपथ की स्थिति में होगा। तब E बराबर KL1, E बराबर KL1, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इसमें से कोई एक प्रतिरोध R निकाल दे, कैपिटल R। इस कुंजी K2 को अब हमने बंद कर दिया। जब हमने इसमें बंद कर दिया, अब इस परिपथ से, और फिर अब हम इस धारा मापी को पुनः जॉकी के द्वारा ऐसे बिंदु पर स्पर्श कराते हैं जहां पर स्पर्श कराने पर इस धारा मापी में पुनः विक्षेप शून्य आए। उस स्थिति में इस A और J2 के बीच का जो विभवांतर होगा वह इस सेल के विभवांतर के बराबर होगा। इस सेल के दोनों सिरों के दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। क्यों? उस स्थिति में इस सेल से धारा भी प्रवाहित हो रही होगी जो कि इस सेल, इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों के बीच V विभवांतर स्थापित करेगी। उस स्थिति में हम A और J2 के बीच की लंबाई माप लेंगे और इस A और J2 के बीच का विभवांतर इस सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तब V बराबर KL2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर दें। E/V बराबर हो गया L1/L2। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है कि R बराबर कैपिटल R E/V-1। तो E/V की वैल्यू आप यहाँ से रख दें, तो R बराबर कैपिटल R L1/L2 -1। तो हमने जो प्रतिरोध R निकाला है वो हमें ज्ञात है। केवल हम एक बार इस कुंजी K की खुली अवस्था में और एक बार कुंजी K को बंद करने की अवस्था में हम शून्य विक्षेप की स्थितियों को माप लेंगे, L1 L2 को बस इस फॉर्मूले में लगा देंगे तो हमें इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभव मापी के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, अथवा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, या फिर हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये विभव मापी इन सबको ज्ञात करने का एक बिल्कुल यथार्थ उपकरण है। तो यह विभव मापी की उपयोगिता है।